देखो, अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है वो सारे चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट माने जाते हैं। चाहे वो आपने मोल 1 पढ़ा, चाहे वो आपने मोल 2 पढ़ा, चाहे वो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, चाहे वो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, चाहे वो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। ये सारे जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए वो सारे चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट माने जाते हैं। अब जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट। एक बात याद रखना, आपको कोई पूछे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं तो आप पटाख से बोल देते हो 3 हैं, ठीक है। मगर आप 2 स्टेट और होते हैं बेटा। यदि कोई इम्फेसाइज करके पूछता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं तो आप बताना कि टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर 5 हैं। कौन कौन? पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस-आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ये दोनों अभी रिसर्च के पार्ट हैं, इसलिए आपको पढ़ाया नहीं जाता। आपको क्या पढ़ाया जाता है? गैसियस स्टेट। देखो, तो इसमें भी गैसियस स्टेट में भी 2 स्टेट हमारे सिलेबस में है, एक स्टेट फिजिक्स वाले के सिलेबस में है। सॉलिड और गैस हमारे सिलेबस में है, केमिस्ट्री के सिलेबस में है, और लिक्विड फिजिक्स वाले के सेक्शन में दिया गया है। वहाँ वो लोग हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स कह के पढ़ाते हैं, बहता हुआ पानी और रुका हुआ पानी। हम पढ़ा रहे हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट की, कोई भी स्टेट का बेटा कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट्स की बात करें, यदि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट की बात करें तो जो सबसे पहला इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर, वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है बेटा? वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इनमें बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर ही मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो वो सॉलिड रहेगा, थोड़ा कम है तो वो लिक्विड रहेगा, और बहुत कम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? गैस। आ गया समझ में? दूसरी बात कि यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? ज़्यादा। तो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। और तीसरी बात कहें बेटा कि इनमें ये यदि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो ये क्या होंगे? हाईली कंप्रेसेबल, जबकि सॉलिड और लिक्विड नेग्लिजिबल कंप्रेसेबल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक। और बाकी तो आप जानबे करते हो, बाकी तो बच्चा में पढ़वे किया है। चौथा बात कि इसका शेप और साइज क्या होता है? शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड, शेप और साइज और वॉल्यूम, ये सब क्या होता है? ना शेप फिक्स होता है, ना साइज फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सब फिक्स्ड नहीं होता। ये किसके प्रॉपर्टी हो गया बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट की इतनी प्रॉपर्टियां होती है, जिसमें 3 बात तो एकदम याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेस ज़्यादा है तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। हाईली कंप्रेसेबल होते हैं। अब मेरी बात सुनो, यदि हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ गैस के स्टेट को बताने के लिए कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। गैस के स्टेट को बताने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, यदि उसको बता दिया जाए तो गैस का आइडेंटिफिकेशन पूरा हो जाता है। क्या क्या बेटा? क्या क्या पैरामीटर है गैस को बताने के? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। यही 4 चीज़ तो बताया जाता है गैस में। क्या क्या बताया जाता है? पहला बताया जाता है बेटा प्रेशर। क्या बताया जाता है? प्रेशर। हाँ, वही प्रेशर, फोर्स बाय एरिया वाला, ठीक है ना। तो प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल है वो मान लो किसी कंटेनर में रख दिया तो वो दीवार पर टक्कर मारेगा ना, लगातार दीवार पर टक्कर मारेगा तो फोर्स लगाएगा। अब फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है? प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर हो गया बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया।
इसका यूनिट क्या क्या लिखोगे? हाँ हाँ, सब समझ रहे हैं हम, सबको आता है। यूनिट क्या लिखते हो? ऐसा यूनिट तो सबको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, यही ना लिखते हैं, पास्कल। इसके अदर बहुत फेमस यूनिट है। अदर यूनिट्स कौन कौन है जिसका इस्तेमाल होता है? अदर यूनिट्स कौन कौन है जिनका इस्तेमाल होता है? तो अदर यूनिट्स में इस्तेमाल होता है, बहुत फेमस है एटीएम। क्या फेमस है बेटा? एटीएम, बार, ये सब प्रेशर यूनिट फेमस है। और कौन सा प्रेशर है? एटीएम, बार, एमएमएचजी, एमएम ऑफ एचजी या सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये सब काफ़ी फेमस यूनिट है। याद रखना, एमएम ऑफ एचजी और सेंटीमीटर ऑफ एचजी ये प्रेशर के यूनिट है। किसके यूनिट है? प्रेशर के। ठीक है, मरकरी जितना लेवल चढ़ेगा ना, बैरोमीटर एगो ट्यूब आता है बेटा, वही जितना लेवल चढ़ेगा वो इनडायरेक्टली वो प्रेशर को ही बता देता है। कैसे बताएगा वो आगे सीखेंगे। जैसे यहाँ देखो, और इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, जैसे कन्वर्जन यूनिट पढ़े थे ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही इनका कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 बार इक्वल टू होता है बेटा 10⁵ पास्कल। तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 एटीएम इक्वल टू क्या? 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। अप्रॉक्स में 1 एटीएम को किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 बार के। अच्छा, 1 एटीएम जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के बराबर होता है। कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मतलब बैरोमीटर का जब ट्यूब में जब मरकरी भरते हैं ना बेटा, तो वो 76 सेंटीमीटर तक यदि चढ़ जाता है तो बोलते हैं 1 एटीएम। आ रहा है समझ में? तो 38 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा तो कितना एटीएम? हाफ एटीएम। आ गया समझ में? तो इस तरीका से कन्वर्जन करेंगे आगे चल के। 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, या इसी को क्या लिख लेंगे बेटा? इसी को क्या लिख लिया जाएगा? 76 मतलब 760 एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी भी लिख सकते हैं, या इसको 760 टोर भी लिख देते हैं, टोरिसोली के नाम से, टोरिसोली नाम के वैज्ञानिक से, उसी के नाम से। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा पैरामीटर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअली में गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। जिस गैस को रख देते हैं ना कंटेनर में, गैस को यदि किसी कंटेनर में पैक कर दिए, उसी का वॉल्यूम ले लेता है। तो हम बोल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस, स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस, या डायरेक्टली आप कंटेनर भी बोल सकते हो, इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो? कंटेनर भी बोल सकते हो। यूनिट क्या लिखोगे बेटा? हाँ आप सही हो, मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। ठीक है, अदर यूनिट्स भी होंगे। कौन कौन? बहुत सारा होगा। अदर यूनिट्स कौन कौन होंगे? वही सेंटीमीटर क्यूब, जिसको प्यार से सीसी भी लिख देते हैं। और क्या हो सकता है? मिलीलीटर, लीटर, आ रहा है समझ में? डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सब लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना, डेसीमीटर क्यूब, ये सब यूनिट होगा। तो आओ इनमें रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ देखो, बहुत आसान है ये सब, कोई बहुत भारी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भारी नहीं है। अब देखो 1 मीटर क्यू इक्वल टू लिखा जाता है बेटा, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 ml लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 1000। 1 मीटर, सॉरी लिख रहे हैं, 1 लीटर इक्वल टू लिखते हैं बेटा 1000 ml, ये याद रखना है। 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यू। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यू, या 1 cc भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, 1 मीटर क्यू इक्वल टू होता है, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर होता है। कितना होता है बेटा? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यू इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर। कहने का क्या मतलब, आपके छत पर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हौजा बना दीजिए, उसमें 1000 लीटर पानी अटेगा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हौजा बना लीजिए, उसमें कितना पानी अटेगा? 1000 लीटर। दूसरा बात 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू मतलब 1 मीटर क्यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 1000 डेसीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। आ गया समझ में? तो ये सब बातें हैं जो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए, आगे बात करते हैं टेम्परेचर का। तीसरा कौन सा होता है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम। हॉटनेस और क्या मेजर करता है? हॉटनेस और कोल्डनेस।
हॉटनेस और कोल्डनेस को जो मेजर करे उसी को टेम्परेचर कहते हैं। इसका यूनिट क्या क्या होता है आप पढ़े ही होंगे, केल्विन, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अदर यूनिट क्या क्या होते हैं, बहुत सारा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और क्या, केल्विन। क्या इनमें कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है। सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय, कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए आपको यही करना है, उस स्केल का नाम माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मान लो हमने कोई स्केल बनाया टी स्केल, तो टी में से क्या घटा देंगे बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस स्केल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस तरीका से। और ये हमेशा बेटा कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। तो जैसे देखो हम स्केल बना रहे हैं, यहाँ स्केल बना रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस स्केल बना रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल में हम ये जानते हैं कि सेल्सियस में पानी 0 डिग्री पर जमता है, माइनस बॉइलिंग करता है 100 पर, 100 माइनस 0। उसी तरह फ़ारेनहाइट में बेटा 32 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और उबलता कितने पर है, 212, 212 माइनस 32, और केल्विन में 273 पर जमता है, और 373 पर उबलता है, 373 माइनस 273। और इस रिलेशन से हम तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, कैसे निकालें, C/100 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180, घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना बार में बेटा 5, और ये कितना 9, तो क्या आ गया रिलेशन, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। जरा ये दोनों में रिलेशन निकालना बेटे, ये दोनों में रिलेशन निकालना, कैसे निकालेंगे, C-0 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 100 माइनस 0 बराबर केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, तो कितना आ गया, C/100 बाय K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल आउट हुआ, तो केल्विन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यही कारण तो है जब हम 25 डिग्री बोलते हैं तो 298 केल्विन लिख देते हैं, 298 केल्विन लिख देते हैं, और जब हम 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो 300 केल्विन लिख देते हैं। मतलब जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन स्केल में। और एक बात याद रखना, जब भी सिंगल टेम्परेचर होता है तो केल्विन स्केल में ही पुट होता है। किस में पुट होता है, केल्विन स्केल में, ठीक है। आओ अब हम बात करते हैं, देखो इधर, अब हम जो बात करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चौथे स्केल की, चौथा पैरामीटर की, जिससे हम गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। चौथा क्या होता है बेटा, अमाउंट, अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस को बेटा जनरली मोल में बता देते हैं। किस में बता देते हैं, मोल में। हाँ वही मोल, तीनों फॉर्मूले एप्लीकेबल, कौन कौन बोलो, N/Na बोलो, और कौन सा, वेट बाय मोलर मास, और तीसरा कौन सा, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। आ रहा है समझ में, ये तीनों फॉर्मूले एप्लीकेबल। तो जब ये तीनों चीज हमको मिल जाते हैं, चारों चीज मिल जाते हैं, क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, तब इनमें हम रिलेशन देखने का कोशिश करते हैं। क्या देखने का कोशिश करते हैं, रिलेशन, ठीक है। और इसी आधार पर एक लॉ बनाया गया है बेटा, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है ये आगे चल जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन है बेटा PV = nRT। क्या है, PV = nRT, यही इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन यही है, ठीक है। ये इक्वेशन आया कहां से है, यही इक्वेशन बनाना है हमको। कौन सा इक्वेशन बनाना है, PV = nRT। और ये इक्वेशन बनाने के लिए कुछ साइंटिस्टों का रिसर्च है, ठीक है, उन्हीं को गैस लॉज का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, गैस लॉज। यही इक्वेशन है आइडियल गैस का, ठीक है। तो कहोगी आइडियल गैस है क्या, बता रहे, देखो गैस जो होते हैं ना बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल गैस और दूसरा होता है रियल गैस। कौन सा गैस, रियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस कभी रियल गैस हो जाता है और रियल गैस कभी आइडियल गैस हो जाता है, ठीक है।
देखो दुनिया में जो भी गैस है वो रियल गैस है। कौन सा गैस है? रियल। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर रियल गैस ही कैसा व्यवहार करने लगता है? आइडियल गैस की तरह। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हमको पढ़ना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है कि गैस आइडियल होते हैं और इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। यदि इस इक्वेशन को फॉलो करना बंद कर दिए तो ये हो जाएंगे रियल गैस, और जब तक ये गैस को इस इक्वेशन को फॉलो करते रहेंगे वो होंगे रियल आइडियल गैस। आ गया समझ में? तो बाद में इसकी चर्चा करेंगे आइडियल और रियल की। अभी तो इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT। और ये गैस इक्वेशन आता कहाँ से है? ये आता है कुछ साइंटिस्टों के रिसर्च से। ठीक है, और उन्हीं को कहा जाता है गैस लॉज। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गैस लॉज। डिफरेंट गैस लॉज है, जिसमें पहला जो गैस लॉ आता है वो आता है बॉयल्स का गैस लॉ। किसका? बॉयल्स लॉज। नाम ही क्लियर है, बॉयल। बॉयल मतलब कोई चीज उबल रहा होगा बेटा, तो उबलने में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर और मोल, दो चीज कांस्टेंट। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर। आर खुद ब खुद कांस्टेंट होता है, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी दो चीज को कांस्टेंट रखा जाए, 4 चीज है ना, किसी दो चीज को कांस्टेंट कर दें तो दो चीज में रिलेशन आ जाएगा, सेम काम करेंगे। तो बॉयल्स ने कहा क्या कि एट कांस्टेंट एट for given amount of gas, for given amount of gas, बोलो ये सेंटेंस लिखते ही क्या कांस्टेंट कर दिया? मोल। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर, तो दोनों चीज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोल दिया बेटा? कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब यदि N को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहना था ऐसा। क्या कहना था? यदि यहां लिख देते हैं, at constant temperature and volume, at constant mole and temperature, यदि प्रेशर को क्या किया जाए? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मेरी बात सुनो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट K/V। मतलब PV = क्या लिख सकते हैं? K क्या है यहाँ? कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? P2 V2 बराबर क्या लिख सकते हैं? P3 V3 लिख सकते हैं बराबर कांस्टेंट। मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप घट जाएगा, और ऐसे घटेगा कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट बना रहे। आ रहा है समझ में? तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3, और ये हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? कांस्टेंट के। मगर शर्त क्या है? क्या कांस्टेंट रखना होगा? मोल और टेम्परेचर। इसको समझाने के लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करा देते हैं। मान लो आप एक कंटेनर में गैस फिल कर दिए और वातावरण का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। क्या कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर? हाँ, अभी कांस्टेंट मान रहे हैं, ठंडा का समय। और इस कंटेनर को ऊपर से दबाना शुरू कर दिए तो इसमें जो मोल्स होंगे गैस के वो तो फिक्स है, और इसको दबाना शुरू किए तो क्या होगा बताओ? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे इसका कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम बोल सकते हैं ना, वॉल्यूम घटेगा। जितना प्रेशर जितना टाइम से बढ़ाओगे उतना ही टाइम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आओ, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाता है, मगर शर्त क्या है? टेम्परेचर और मोल्स को क्या रखने होंगे आपको? कांस्टेंट। अब इसका कुछ ग्राफ है बेटा, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। इसके क्या है? ग्राफ्स, जो आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना, चूंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो ऐसा ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मगर एक बात ख्याल रहे, यहाँ प्रेशर खींचा गया है, यहाँ वॉल्यूम खींचे हैं, मगर इसी ग्राफ को हम ऐसे खींच दें, क्या खींच दें? प्रेशर और 1/V, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से पास करेगा विथ ऑरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से पास करेगा, मगर कब? जब 1/V खींच दे। मतलब हम क्या खींच रहे हैं? प्रेशर = K/V। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं K × 1/V। आपने इसको एक कांस्टेंट मान लिया, मतलब Y बराबर
y बराबर m इंटू एक्स, एक्स के जगह आप ये पूरा टर्म रख रहे हो, ठीक है। और ये ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इस ग्राफ को बेटा आइसोथर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आइसोथर्म? क्यों? क्योंकि ये ग्राफ खींचने के दौरान आपने टेम्परेचर को क्या रखा है, टेम्परेचर को कैसा मान रखा था, कांस्टेंट। क्या मान रखा था, कांस्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि अलग अलग टेम्परेचर पर आइसोथर्म खींचा जाए, अलग अलग आइसोथर्म, जैसे मान लो ये T1 पर खींचा, ये T2 पर खींचा, ये T3 पर खींचा, तो पूछा गया था, यही साल 2002 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2002 बोल रहे थे, 2022 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ग्राफ ऑरिजिन से दूर जाता है। इसको आप साबित भी कर सकते हो। कैसे? मान लो आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। क्या कांस्टेंट कर लिया? प्रेशर को। अलग अलग आइसोथर्म से वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V3, ये क्या हो जाएगा V2, और ये क्या हो जाएगा बेटा V1। ये T1 का है ना, इसलिए V1, T2 का है ना, इसलिए V2, T3 का है ना, V3। अब मेरी बात सुनो, PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। मोल तो हमने कांस्टेंट ही रखा था, आपने यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। R खुद ब खुद कांस्टेंट था क्या? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टेम्परेचर। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। और हम देख रहे हैं कि V3 ज्यादा है किससे, V2 से, और V2 ज्यादा है किससे, V1 से। इसीलिए T3 ज्यादा होगा किससे, T2 से, और T1 सबसे कम होगा। आ रहा है समझ में? T3 ज्यादा होगा किससे, T3 ज्यादा होगा किससे, एक सेकंड यहां लिख देता हूं। तो जैसे यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि V3 ज्यादा है किससे, V2 से, और V2 ज्यादा है किससे, V1 से। इसीलिए T3 ज्यादा होगा किससे, T2 से, और T1 सबसे कम होगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ ऑरिजिन से कहां चलता चला जाएगा, दूर चलता चला जाएगा। ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके और भी कुछ कुछ ग्राफ खींचे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये PV है और यहाँ प्रेशर ले लिया जाए, तो हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो यदि प्रेशर बढ़ाओगे भी तो वॉल्यूम वैसे ही कम हो जाएगा, ताकि इसका प्रोडक्ट सेम रहे। इसको आप ऐसे भी खींच सकते थे, PV और क्या खींच सकते थे, V। इसका भी ग्राफ कैसा आता, कांस्टेंट आता। तो ये सारे ग्राफ बॉयल्स में आपको याद रखने हैं। किस में याद रखने हैं, बॉयल्स में। ये सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बॉयल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हैं, ठीक है। तो आज रहा बॉयल्स लॉ। अगले लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, गे-लुसेक लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।